नमस्कार है आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 11 की क्लास में। कक्षा 11 में मैंने पाठ लिया है, पाठ संख्या 1, और पाठ का नाम है समय की शुरुआत से। तो इसमें वैसे देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर भी है, लेकिन मैंने जो ये प्रश्न लिए हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न चुन कर लिए हैं जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही है, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है जो कि अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैंने इधर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। तो होमिनिड का उद्भव कहाँ और कब हुआ था, प्रश्न ये है, ठीक है ना। तो हम जो हमारा उत्तर है कि कहाँ हुआ था, तो होमिनिड का जन्म है वो अफ्रीका में हुआ था। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी प्रकार का प्राचीन मानव या आदिकालीन मानव का जन्म पूछा जाए तो आपको अफ्रीका महाद्वीप याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद वो एशिया और यूरोप में गए थे, तो सबसे पहले आपको अफ्रीका ही दिमाग में रखना है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको अफ्रीका याद रखना है। और होमिनिड मानव का उद्भव भी अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। और फिर कब हुआ था, ठीक है, तो आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले है वो होमिनिड का जन्म है वो माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आदिकालीन मानव को किस आधार पे भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है, यानी विभिन्न वर्गीकरण कैसे किया गया है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि खोपड़ी का आकार अलग है। अगर आपने पाठ को पढ़ा है तो उसमें खोपड़ियाँ दी गई, कोई खोपड़ी छोटी है, कोई चौड़ी है, किसी का जबड़ा चौड़ा है, किसी के दांत बड़े हैं। तो इसी प्रकार से जो है प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया है, तो पहला इसका कारण है खोपड़ी का आकार अलग है, और दूसरा है वो जबड़े और दांत भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से 2 रूप में इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि होमो की कितनी प्रजातियां हैं। होमो का अर्थ क्या होता है? होमो का अर्थ होता है आदमी, ठीक है। और इसे कितनी भागों में विभाजित किया गया, तो इसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब यहाँ पर पहला कि होमो की कितनी प्रजातियां हैं, स्पष्ट कीजिए। तो होमो की 3 प्रजातियां, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। फर्स्ट है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस यानी औजार बनाने वाले जो मानव थे या होमो थे, उसे होमो हैबिलस के नाम से जाना गया। फिर दूसरा नाम है होमो एरेक्टस, इसके आगे होमो भी लगा देना, होमो एरेक्टस। ये वो मानव थे जो कि सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने लग गए थे, या चलने वाले मानव। और तीसरा है होमो सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियन जो कि चिंतनशील और प्राज्ञ मानव माना जाता है। प्राज्ञ यानी बुद्धिमान, ठीक है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, तो प्राज्ञ मानव है वो होमो सैपियंस माना जाता है। तो इस प्रकार से शुरुआती दौर में होमो की 3 प्रजातियां मानी गई, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा में भोजन के क्या क्या सबूत मिले हैं, वर्णन कीजिए। देखिए, लेजरेट गुफा जो फ्रांस के अंदर स्थित है, और जब वहाँ पे पुरातत्वविदों ने खोज की थी तो इस आधार पे इस गुफा में 2 चूल्हों के साक्ष्य मिले। चूल्हा जो कि भोजन पकाने के काम में आता, ठीक है। इसके अलावा गुफा में खाद्य कुछ जो है कास्ट फल वगैरह वो मिले हैं, ये आप हटा देना। खाद्य फल है, फिर वनस्पतियां हैं, बीज है, और इसके अलावा पक्षियों के अंडे हैं, मीठे जल की मछलियां, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर मिली है। यानी प्राचीन समय के या आदिकालीन मानव है इस प्रकार के भोजन है वो करते होंगे। इसके पास ही एक पूरा स्थल जो कि दक्षिणी फ्रांस के समुद्री तट पर स्थित है, जिसका नाम है टेरा अमाटा, ठीक है। में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची झोंपड़ी भी मिली है। तो इस प्रकार से लेजरेट गुफा के अंदर ये सारी चीज़ें हैं वो मिली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि होमो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिस अभी हमने होमो का अर्थ देखा था, होमो का अर्थ क्या होता है? होमो का अर्थ होता है आदमी, और होमो के अंदर जो आदमी जो अर्थ है वो सिर्फ पुरुष से नहीं लिया गया, बल्कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शिकारी संग्राहक समाज किस प्रकार अपना भोजन जुटाता है, वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखकर 2 बिंदु दीजिए, ठीक है। शिकारी संग्राहक यानी शिकार करके संग्रहण करना, इकट्ठा करना। संग्राहक मतलब शिकार करके भोजन इकट्ठा करने वाले जो समुदाय जो वर्तमान में भी है। तो देखिए, शिकारी समुदाय क्या है, आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम है वो जो है करती है। तो शिकारी संग्राहक समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं। तो इसमें जो है स्त्रियां हैं तो वो घर के काम आज भी करती है, भले कितने भी जो है स्थिति कितने भी हो जाए, कह सकते हैं बदल जाए, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ लेडीज़ है वो घर का काम है वो करती है, और पुरुष बाहर कमाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कई समाज है जहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही शिकार संग्रहण और औजार बनाने का काम करते हैं, जहाँ स्त्री और पुरुष की दोनों की बराबर की भूमिका होती है। ऐसे समाजों में स्त्रियाँ भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, और शिकार करने के लिए जो है अपने पुरुषों के साथ है वो जाती है। आज के शिकारी
संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों ही समान रूप से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये समाज है शिकारी संग्राहक समाज, ये जो है भोजन जुटाता है, शिकार करता है, और इसमें कई जगह स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। और हो सकता है कहीं ऐसे समाज भी हो जहाँ पे स्त्रियाँ गृह कार्य करती हो, बच्चे संभालती हो, और पुरुष है वो शिकारी संग्राहक हो या शिकार करके जो है संग्रहण करते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आदि मानव अपने भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था, वर्णन कीजिए। आदि मानव यानी प्राचीन समय का मानव कैसे क्या 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 भोजन की चीज़ें खाता था। तो पहला कि पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ वो खाता था, जैसे कि बीज है, गुठली है, ठीक है, गुठली कर दीजिए, ये गुठली है, और इसके अलावा बेर है, फल है, और कंदमूल आदि ये खाया करता था। इसके अलावा जानवरों का मांस भी खाता था, स्वयं शिकार भी करता था, और साथ में मरे हुए जानवर भी अगर उसे प्राप्त हो जाते थे तो जब शुरुआती मानव है जब इतना उसे ज्ञान नहीं था तो वो मरे हुए जानवरों को भी खा जाता था, और खुद भी जब उसकी जैसे जैसे समझ विकसित होती गई और उसे शिकार करना आ गया तो स्वयं भी वो शिकार किया करता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ज़मीनी जानवरों को भी खाता था, जैसे छछूंदर जो कि चूहे टाइप का ही प्राणी होता है। इसके अलावा पक्षी खाता था, मतलब पक्षियों को मारकर शिकार करके खाता था, उनके अंडे भी खा जाता था, सरीसृपों यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े आदि भी वो खाता था, और मछली को भी खाया करता था। तो इस प्रकार आदिमानव अपने इस प्रकार से भोजन है वो जुटाता था और उन्हें खाकर अपना जीवन यापन करता था। आदि मानव के रहन सहन की जांच इतिहासकार कैसे करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो प्राचीन काल में जब शुरुआती दौर में आदि मानव पनपा था तो वो कैसे रहता था, यानी उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करता है। शिल्प कृतियाँ क्या होती है, जैसे कि आदि मानव ने जो हाथ से जो औजार उपकरण वगैरह बनाए थे तो उन्होंने पत्थर के ही बनाए थे, और शुरुआती दौर के जो पत्थर के औजार उपकरण, कुठार जो है, गड़ासा इत्यादि जो बनाए थे वो काफ़ी भद्दे टाइप के औजार थे, लेकिन फिर भी वो जहाँ जहाँ शिल्प कृतियाँ मिलती है, ऐसे उपकरण मिलते हैं, ऐसे पत्थर मिलते हैं, तो इस आधार पे जो है इतिहासकार या पुरातत्वविद है वो जहाँ बहुतायत मात्रा में ऐसी चीज़ें मिलती है तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर जो है आदिकालीन मानव ने यहाँ पे अपना समय है वो ज़्यादा गुजारा होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की कोई जो है चीज़ें मिलती है तो वो इस आधार पे वो अपने तथ्यों पर पहुँचते हैं। दूसरा, केन्या में किलोम्बे, केन्या जो कि जो है अफ्रीका का एक देश है और उसका इलाका है किलोम्बे, और इसके अलावा ओलो जेरसाइली के खनन स्थानों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण भी मिले हैं। शल्क उपकरण यानी जो है चीज़ों को नुकीला करते हैं, जैसे पत्थर को वो तोड़ते थे और उन्हें शार्प किया करते थे, यानी धारदार बनाया करते थे। तो उसको पत्थर को तोड़ने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते थे, पत्थर से बड़े पत्थर वगैरह, और हस्तकुठार भी एक तरह से हाथों से वार करने वाला औजार, या हम कुल्हाड़ा कह सकते हैं या कुलाड़ी, लेकिन वो कुलाड़ी या कुलाड़े तो होते नहीं थे, पत्थर का बेढंगा सा आकार होता था जो कि उसे भी हस्तकुठार का नाम है वो दिया गया है। ठीक है, जो 7 से 5 लाख साल है वो पुराने माने गए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया, तर्क देकर बताइए। अग्नि की खोज कैसे हुई, देखिए भोजन, जब आग की खोज हो गई, मानव को आग जलाना आ गया, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसके जीवन में परिवर्तन आया। पहला तो उसने भोजन को भून कर खाना शुरू कर दिया, यानी उसने भोजन को पकाना शुरू किया। फिर वो जो है आग से, अग्नि को देखकर, अग्नि से जो प्रकाश होता था उससे वो खतरनाक जानवरों को भगाने लगा, क्योंकि लाइट को देखकर या आग को देखकर खतरनाक जानवर है वो भाग जाते हैं। इसके अलावा जिसमें जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, शुरुआती दौर में तो अगर आदिमानव को देखें, या होमिनाइड, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये सब जो प्राणी थे वो सारे के सारे पेड़ पौधों इन्हीं के ऊपर रहते थे। फिर धीरे धीरे पत्थरों के बीच में इस प्रकार से रहते थे। फिर अंत में उन्होंने जब जैसे और समय बीतता चला गया तो फिर उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया। तो फिर जब आग जलाना उसने शुरू कर दिया तो गुफाओं में भी उसको रोशनी मिलने लगी थी, तो इस प्रकार से उसका जीवन थोड़ा सा आसान हो गया था। फिर होमिनिड और होमिनाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है इस टाइप से। तो होमिनाइड और होमिनिड का अंतर देखिए। होमिनाइड का मस्तिष्क जो होमिनिड की तुलना में थोड़ा सा छोटा हुआ करता था। ठीक है, होमिनिड यहाँ पे होमिनिड कर देना आप, तो होमिनिड की तुलना में छोटा होता था। इसके अलावा होमिनाइड चारों पैरों के विपरीत, होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे। ठीक है, होमिनाइड है वो चारों पैरों के ऊपर चलते थे, लेकिन होमिनिड है वो सीधे खड़े होकर पिछले 2 पाँवों के ऊपर ही चला करते थे।
फिर अब हम बड़े क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये जो बड़े क्वेश्चन 4 अंक वाले हैं, तो यहाँ पे प्रश्न है कि प्राइमेट से क्या तात्पर्य। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमेट क्या है और इन्हें इनकी किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राइमेट समूह क्या है। प्राइमेट स्तनपायी या स्तनधारी प्राणियों के एक बहुत बड़े जो है समूह का उपसमूह है। ठीक है, स्तनपायी जानवर प्राणी और स्तनधारी प्राणी। और ये जो इसमें इस प्राइमेट समूह के अंदर जो समूह आता है उसमें मोस्ट ऑफ वानर, लंगूर और मानव शामिल है। ठीक है, इनकी ये विशेषता है कि जो है इनके शरीर पर बाल होते हैं और माताओं का गर्भकाल लंबा होता है। अगर हम देखें वानर, लंगूर और मानव, तो मानव का बच्चा है वो 9 माह गर्भ में रहता है। तो इसी प्रकार से वानर और लंगूरों का भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही बच्चा होता है। ठीक है, और इनके शरीर पर बाल होते हैं। तो मनुष्य तो चूँकि काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन रोंगटे हम सबके होते हैं। इसके अलावा माताओं का गर्भकाल लंबा होता है, यानी इन जो है ये जो स्तनपायी जो है प्राणी है और इन सब में जो है गर्भकाल का समय है वो लंबा होता है और माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है, अर्थात दुग्ध ग्रंथियां होती है, स्तनपान है वो करवाते हैं। तो इस प्रकार से प्राइमेट समूह, तो आपको इनकी विशेषताएं ध्यान रखनी है। 5-6 विशेषताएं अगर आप याद कर लेंगे तो अगर प्रत्येक विशेषता का 1 नंबर भी मिलता है तो आपको आराम से 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर होमिनिड समूह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो होमिनिड जो समूह होता था उसमें देखिए मस्तिष्क का आकार एक तो बड़ा होता था होमिनिड का। ठीक है, फिर ये इनके अंदर जो है पैरों के बल पर सीधे खड़े होने की क्षमता थी। अगर हम होमिनॉइड में देखें तो होमिनॉइड में मस्तिष्क का आकार छोटा है और वहीं वो 4 पैरों पे चल रहे थे, लेकिन अब ये 2 पाँव पे इन्होंने चलना शुरू किया था और इन्होंने हाथों से औजार बनाना भी शुरू कर दिया था। अब औजार से मतलब भद्दे, पत्थर के विभिन्न प्रकार के टुकड़े बनाना, और हाथों का इस्तेमाल भी इन्होंने करना शुरू कर दिया था अन्य कार्यों में, यानी इनकी हाथों की पकड़ है वो थोड़ी थोड़ी मजबूत है वो हो गई थी और इससे वो कुछ अन्य कार्य भी कर सकते थे, जैसे पत्थर फेंकना, शिकार करना वगैरह, अपने लिए भोजन जुटाना, इस प्रकार से। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि सीधे खड़े होने से आदि मानव को क्या क्या लाभ हुए थे और स्पष्ट कीजिए। देखिए सीधे खड़े होने से मनुष्य को क्या लाभ, एक तो 4 पाँवों पे मनुष्य चलता है और एक अगर 2 पाँवों पे चलेगा और 2 हाथ उसके खाली हो जाएंगे, तो इसके लाभ और माइनस दोनों हैं। तो देखिए सीधे खड़े होने से 2 हाथ उसके स्वतंत्र हो गए, अर्थात जो स्वतंत्र हो गए उससे क्या होगा, वो ज़्यादा काम कर सकता था। ठीक है ना, क्योंकि पाँवों की क्षमता, जो हाथ भी पहले जो है वो 4 पाँवों पे चलता था, 2 हाथों और 2 पाँवों पे चलता था, अब हाथ स्वतंत्र हो गए तो इन हाथों से वो एक्स्ट्रा कार्य कर सकता था। फिर दूर तक देखने की क्षमता, यानी जब वो सीधा खड़ा होकर चलेगा तो अर्थात वो अब क्या है, यानी सीधा देख सकता है और इस आधार पे उसे लंबी दूरी तक दिखाई भी देने लग गया। फिर अब वो हाथ स्वतंत्र हो गए तो इन स्वतंत्र जो है हाथों से वो अन्य कार्य है वो उसको करने लगा था और 2 पैरों के बल पर वो सीधा खड़ा होकर चलने लगा था। 2 पैरों के बल चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम हो गई। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम माइनस पॉइंट देखें तो यहाँ तो चूंकि लाभ ही पूछा गया है, माइनस पॉइंट में ये हो रहेगा कि जो 4 पाँव पर वो तेजी से दौड़ सकता था, लेकिन अब उसका जो है दौड़ने की क्षमता है वो धीमी पड़ गई और साथ में जो 2 पाँवों पर जो वो भाग सकता था उसमें उसकी ऊर्जा की खपत है वो ज़्यादा होती थी। ठीक है, फिर पृथ्वी पर हिमयुग का प्रारंभ कब हुआ और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कोई 5 विशेषताएं अगर हम देखें तो अगर आप देख सकते हैं तो पृथ्वी पर हिमयुग का प्रारंभ है आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था। यहाँ पे प्रश्न ये आ चुका है, नॉर्मली ऐसे ही प्रश्न आया था कि हिमयुग का प्रारंभ कब हुआ, तो यहाँ पर तो सीधा एक ही नंबर का उत्तर बनता है कि जो आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हिमयुग का प्रारंभ हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें अन्य विशेषताएं भी इसकी पूछी गई हैं, तो यहाँ पे ध्यान देखना है। और इस दौरान क्या हुआ था, हिमयुग, हिम से ही तात्पर्य है बर्फ। ठीक है, पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई थी, कुछ ही हिस्से उसके रह गए थे, बाकी पूरी तरह से हिम यानी बर्फ से ढक गई थी। तो पृथ्वी बर्फ से ढक गई और जलवायु और वनस्पति में परिवर्तन आ गया। ठीक है, जलवायु और वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। देखो जब बर्फ से जमेगी, बर्फ जम जाएगी पृथ्वी पे तो वातावरण पूरा ठंडा हो जाएगा। और वनस्पति में परिवर्तन कि जो जब पूरी तरह धरती पे बर्फ ही जमी रहेगी तो ऐसे में जो है फसलों का उत्पादन नहीं हो पाएगा, किसी प्रकार की घास फूस वगैरह वो भी नहीं हो पाएगी या वनस्पति कम हो जाएगी। और जो भूखंडीय इलाके होंगे वहीं पर वनस्पति देखने को मिलेगी, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की लेयर है, बर्फ की परत है वो जम जाएगी। तो इसके जो है जलवायु और वनस्पति में भी परिवर्तन आ गए। फिर तापमान और वर्षा में कमी आ गई। ठीक है, तापमान ठंडा हो गया और वर्षा में भी कमी आ गई। अब जंगल कम हो गए और घास के क्षेत्रफल बढ़ गए, जंगल कम हो गए। ठीक है ना,
क्योंकि अब और चारों तरफ जो है बर्फ़ जमी रहती थी। जिस अगर बर्फ़ जमी रहेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है जंगल ख़त्म होने लगे थे और घास जगह जगह जहाँ बर्फ़ पिघलती थी या जहाँ पे भूखंड बाहर आ जाता था उस आधार पे वहाँ पर घास है वो छोटी छोटी उगाया करती थी। तो इस प्रकार घास के क्षेत्रफल बढ़ गए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति भी, जो कि पहले का शुरुआती मानव माना जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेल यानी दक्षिणी और पिथिकस यानी यूनानी भाषा का शब्द है वानर। तो दक्षिणी वानर यानी जो चौड़े जबड़े वाला मनुष्य हुआ करता था या वानर कह सकते हैं। तो ये प्रजाति है वो एक ही बार इसकी खोपड़ी है मैरी लेकी और लुइस लेकी ने दक्षिण अफ्रीका से खोजी थी, अफ्रीका से खोजी थी। और अब ये प्रजाति है वो धीरे धीरे इस हिमयुग को नहीं सहन कर पाई और ये प्रजाति लुप्त होने लग गई थी। फिर है प्रश्न हमारा कि आदि मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था। ठीक है, तो आदि मानव के भोजन के तरीके हमें देखने। पहला तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे डायरेक्टली 4 नंबर का ही आता है ये प्रश्न। तो पहला है संग्रहण करके। संग्रहण यानी इकट्ठा करना। ठीक है, वो जो भी भोजन है वो जुटाता था तो उसे इकट्ठा करके रखता था। तो संग्रहण करना पहला उसका पॉइंट है। तो भोजन को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके अपने लिए सुरक्षित रखना। फिर है शिकार करना। ठीक है, शिकार करके भी वो अपना भोजन जुटाता था। तो वो पशुओं का शिकार करता था और शिकार करके जो मांसाहार उसको प्राप्त होता था उससे भी वो अपना भोजन जुटाता था। फिर तीसरा अपमार्जन। ठीक है, अपमार्जन क्या होता है, मरे हुए जानवरों को मांस है वो खुरचना। यानी जो जानवर खुद की स्वतः मौत मर जाते थे या प्राकृतिक मौत मरते थे तो आदि मानव है उन मरे हुए जानवरों से मांस है वो खुरच कर खा लेता था, मांस मज्जा वगैरह। तो इस प्रकार से वो भी उसका जीवन का एक तरह से शिकार में ही शामिल था या एक तरह से भोजन जुटाने का एक तरीका था। फिर इसके अलावा मछली पकड़ना। जिन नदी तालाबों के आसपास वो रहता था, क्योंकि जहाँ जल होगा वहीं मानव रहना पसंद करेगा। और अगर हम जानवर को भी देखें तो जानवरों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में मनुष्य जहाँ रहता था वहाँ मछली पकड़ के भी वो अपना जो है सागर से मछली पकड़ना या जहाँ पे भी जो इलाके रहते थे वहाँ से उसे मछली पकड़ के भी जीवन यापन करता था। इसके अलावा रसदखोरी। अब रसदखोरी क्या होता है, कई बार वो भोजन की तलाश में वो घूमता रहता था जब तक उसे भोजन नहीं मिलता था। तो ये 4-5 तरीके हैं। तो हम अगर आप 4 पॉइंट भी लिखेंगे तब भी आपका उत्तर है वो 4 नंबर का बन जाता है। तो संग्रहण, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना, इसके अलावा रसदखोरी आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, फिर आदि मानव ने जानवरों का शिकार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे, वर्णन कीजिए। यानी अब तक आदि मानव ने क्या किया था, कुछ उसने जो है औजार उपकरण बनाने सीख लिए थे काफ़ी लंबे समय बाद। तो उसने भाले और तीर कमानों का विकास हुआ। ठीक है, उसने भाले बनाने शुरू किए, हड्डियाँ थी, लकड़ियाँ थी, उसने वो और तीर कमान बनाए तो उससे वो भोजन आसानी से जुटा लेता था। इसके अलावा मांस से हड्डी निकाल कर खाना। ठीक है, मांस तो खा लेता था, इसके अलावा जो हड्डी भी उसको मिल जाती थी तो हड्डी से भी वो अपने लिए जो है शिकार करने के लिए हड्डी से भी वो उपकरण बना लेता था। जैसे जानवरों की जो लंबी हड्डियाँ वगैरह होती थी उसे नुकीला या तीखा बना के वो भी उसके लिए शिकार का काम हो जाता था। मांस को सुरक्षा जो है अब उसके जीवनचर्या में बदलाव आ गया था, क्योंकि जो मांस वो देखता था कि भाई बदबू आ गए हैं या बदबू हो जाती थी या लंबा वो शिकार अच्छा कर लेता था। तो ऐसे में मांस को धूप में सुखाकर वो अपने लिए सुरक्षित रखकर भी भोजन करने लग गया था। फिर समूरदार जानवरों का शिकार करना और उसकी रोएदार खाल का कपड़ों की तरह प्रयोग करना। देखिए, अब मानव है, आदि मानव है, वो जंगलों में रहता था। ठीक है, जंगलों में अनेक प्रकार के जानवर थे। अब यहाँ पे एक शब्द आया समूरदार। ठीक है, समूरदार क्या होता है, समूरदार यानी रोएदार खाल वाले, जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं और जिनके खाल है वो गर्म होती है, या जैसे भालू है। ठीक है, और भी जो आप देख सकते हैं जिनकी खालें और मतलब रोएदार होती है। खरगोश आप देख लो जिसके बाल होते हैं, या जंगली जो है भैंसा है, नहीं भैंसा नहीं, जंगली बैल, याक वगैरह जो है, इस प्रकार के जो जानवर उसे जंगलों में मिल जाते थे उसका वो शिकार करता था। और फिर सर्दी गर्मी बरसात के समय में सर्दियों से बचने के लिए या वातावरण जब परिवर्तित होता था, जलवायु परिवर्तन होता था, मौसम बदलता था, उस दौरान ये रोएदार खाल उसके लिए कपड़ों की तरह काम में आती थी और ये गर्म होती थी। तो इस प्रकार से वो समूरदार प्राणियों का भी शिकार करता था। इसके अलावा सुरक्षित रखे भोजन को वो अब सीखने लग गया था कि भोजन को वो सुरक्षित रखता था, क्योंकि रोज अगर उसे शिकार नहीं मिलता था तो कई बार वो भोजन को बचा लेता था और बाद में उससे बचे हुए भोजन का वो उपयोग करता था या खाता था। इसके अलावा स्त्री और पुरुष दोनों ही भोजन प्राप्त करने के लिए औजार बनाते थे। तो आदिकालीन मानव इस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, उसके पास ये सारे तरीके हैं आ गए थे शिकार करने के। तो ये काफ़ी अब तक का ये वो समय था जब तक आदि मानव ने काफ़ी तरीके से विकास है वो कर लिया था और इसने विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट है, आदि मानव के जीवन में भाषा का विकास किस प्रकार हुआ था और क्रमबद्ध तरीके से स्पष्ट कीजिए। देखिए, मानव ने कैसे बोलना सीखा था। तो सबसे पहले कि आदिकालीन मानव है, जो कि वो पहले तो प्राणी जानवरों की तरह ही थे, और बाद में धीरे धीरे जब भाषा उसकी विकसित हुई तो सबसे पहले तो वो आरंभ में तो संकेतों के भाव से, ठीक है, संकेतों या हाव भाव के माध्यम से ही वो अपने विचारों को बताता था। फिर उसने धीरे धीरे हाथों को चलाना, जैसे हाथों को चलाने से मतलब है हाथों का चलना, अर्थात हाथों का चलना मतलब इशारा करना। इशारा में जैसे हम करते हैं, किसी को पास में बुलाना हो तो हम हाथों को बुलाते हैं या अंगुलियों को अपनी तरफ मोड़ते हैं, या किसी को जाने के लिए कहते हैं तो हम अपने हाथों से इशारा करते हैं। तो इस प्रकार से आदि मानव में शुरू में तो अपने हाव भाव के माध्यम से, जैसे गुस्सा आना तो चेहरे के भाव बदल देना, मुस्कुराना या खुश है तो उसके चेहरे के हाव भाव एक अलग ही परिवर्तित हो जाते। तो इस प्रकार से उसके हाव भाव के माध्यम से उसने सांकेतिक भाषा को सीखा। फिर गाने और गुनगुनाने जैसी मौखिक संचार की व्यवस्था हुई, यानी धीरे धीरे जब है वो खुश होता था, गाना गाता था या गुनगुनाता था, राग निकालता था, फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से उसके अंदर स्वर तंत्र है वो विकसित हुआ होगा, ठीक है ना। स्वर तंत्र यानी बोलने की शक्ति, बोलने का जो है अंदर का जो स्वर तंत्र है, ये उसकी ग्रंथियाँ विकसित हुई होगी। और फिर धीरे धीरे बुलाने की प्रक्रिया से मनुष्य की वाणी का आरंभ, जैसे अपन बोलते हैं आ जा 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 जा, मतलब इस प्रकार से उसने कई शब्द है इस प्रकार से निकाले होंगे और इस प्रकार से उसकी वाणी है वो बनी होगी। और फिर धीरे धीरे आ जा ई या ऊ, जो भी ये वाणी छोटे छोटे शब्द हम निकालते हैं या वर्ण जो निकालते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से उसने ध्वनियों का प्रारंभ है वो जो किया। और फिर यही ध्वनियाँ जैसे जैसे समय बदलता गया, मानव डेवलप होता गया, विकसित होता गया, और भी धीरे धीरे उसने इस प्रकार से कई प्रकार की ध्वनियाँ जो है राग वगैरह निकालनी शुरू की, और इस प्रकार से उसकी भाषा है वो विकसित हुई होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। फिर 8 अंक वाले अगर हम प्रश्न देखें तो इसमें 4-5 प्रश्न हैं, तो आप थोड़े से देखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आदि मानव किन किन तरीकों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता था और भोजन में कौन कौन सी खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था, विस्तार से समझाइए। हालांकि ये क्वेश्चन शॉर्ट रूप में 2 बार आ चुका है, लेकिन फिर भी बड़े रूप में आए तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो सबसे पहले शिकार करके, ठीक है, अपमार्जन और मछली पकड़ना, ये 3 तरीके तो ये आ ही गए हैं। इसके अलावा वो पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करता था, यानी यहाँ पर आ गया संग्रहण, ठीक है, यानी शिकार करना, अपमार्जन या फिर मछली पकड़ना। अपमार्जन क्या होता है, जो जानवर खुद मर जाते थे उनका मांस खुरच कर खाना। शिकार करना आप समझते हैं, मछली पकड़ना जो समुद्र है तालाब वहाँ से मछली पकड़ लेता था। और फिर संग्रहण करना, भोजन को वो इकट्ठा कर लेता था। फिर है जले हुए पौधों से प्राप्त पौधों के अवशेष, यानी कई बार जंगल में ऑटोमेटिक आग लग जाती थी या उस दौरान उसे जले हुए पौधे मिल जाते थे, पौधों से प्राप्त अवशेष मिल जाते थे, या कोई जैसे फ्रूट्स वगैरह वो मिल जाते थे, जंगली जानवरों का मांस मिल जाता था, इससे भी वो अपना भोजन है वो जुटा लेता था। इसके अलावा रसदखोरी, अपमार्जन तो आ ही गया, रसदखोरी यानी जब कभी उसे शिकार नहीं मिलता था, कभी उसका भोजन नहीं मिलता था, वो घूम घूम कर अलग अलग स्थानों पर खोज कर वो अपने लिए भोजन है वो जुटाता था। पूर्व होमिनिडों द्वारा छोटे स्तनपायी जानवरों का भक्षण भी किया जाता था। शुरुआती दौर में जो होमिनाइड मानव थे तो वो छछूंदर है, जो सरीसृप है, सांप के हैं, चिड़िया है, पक्षी है, उनके अंडे हैं, उनका भोजन करके भी वो अपना जीवन यापन करता था। इसके अलावा योजनाबद्ध तरीके से स्तनपायी जानवरों का शिकार है वो करता था, ठीक है। इसके अलावा मछली पकड़ना, कुछ स्थलों को सोच समझकर शिकार के लिए चुनना, कि अब वो कुछ स्थलों को सोच समझकर शिकार के लिए कैसे चुनते थे, जैसे जहाँ तालाब होगा, जहाँ पानी के सोते होंगे, झरने होंगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जानवर है सारे पानी पीने आते हैं, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में जब मनुष्य को ये धीरे धीरे पता चलने लग गया कि ये वो स्थान है जहाँ पे अक्सर जानवर आया करते थे, तो फिर वो ऐसे स्थलों को चुनता था कि यहाँ पे शिकार उसे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से ऐसे स्थानों पर जहाँ पानी वगैरह होता था, घास के मैदान वगैरह होते थे, जहाँ जानवर चरते थे या पानी वगैरह जल की तलाश में आते थे, वहाँ पे वो शिकार करता था और अपने लिए भोजन जुटाता था, ठीक है। इसके अलावा स्थान बदलने वाले जानवरों का बड़े पैमाने पर वो शिकार करता था, और यानी कई बार वो खुद भी स्थान बदल लेता था, कई बार जो है ऐसे जानवर जो बड़े बड़े होते थे, या कई बार समय के प्रभाव से दूसरे जानवर भी उन स्थानों की तरफ आते थे, तो ऐसे में बड़े जानवरों को वो शिकार करता था और बड़े पैमाने पर, ताकि उसका आराम से उसकी लंबे जो है उसका जीवन यापन हो सकता था, ठीक है। यानी जानवर भी स्थान बदलते हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं अपनी जगह को छोड़ के दूसरे स्थान पर आ जाते हैं, इस प्रकार से। और जानवरों की आवाजाही और बड़ी संख्या में मारने के तरीके भी उसने सीख लिए थे, और इस प्रकार से उसने अपने लिए भोजन जुटाना और विभिन्न प्रकार से तरीके हैं वो सीख लिए थे, ठीक है। अब है 13,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत होने पर खेती और पशुपालन में किस प्रकार से विकास हुआ। हिमयुग का अंत हो गया, ठीक है ना, यानी
आज से 25 लाख वर्ष पहले हिमयुग का प्रारंभ हुआ। धरती पूरी बर्फ से ढकी, लेकिन जब हिमयुग का अंत हो गया तो किस प्रकार से मानव ने खेती करना शुरू किया? पशुपालन किस प्रकार से विकसित हुआ, उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंतिम हिमयुग के बाद, अंत के बाद अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम का प्रारंभ होना। नम मौसम यानी आर्द्रता वाला मौसम, ठीक है, और जिसके कारण खेती है वो आसानी से की जा सकती है। जंगली जौ और गेहूं के लिए अनुकूल हालात थे ये, क्योंकि हिमयुग का अंत हो चुका था और मानव के लिए फसलें उगाई जा सकती थी। खुले जंगलों तथा घास के मैदानों का भी विस्तार अब होने लग गया था और बर्फ समाप्त हो गया तो जंगल भी खुलने लग गए थे या जंगल भी विकसित हो रहे थे। जंगली घास और जानवरों के इलाकों में जन समुदाय है वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था उनके लिए, जहाँ पे ये ऐसे इलाके उनको मिल जाते थे। और फिर जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या का दबाव, यानी जलवायु परिवर्तन होगी तो मनुष्य को जीवन जीने के कई तरीके मिल गए, उसके लिए स्थल वगैरह मिल गया। तो ऐसी स्थिति में अब जनसंख्या का मतलब जनसंख्या भी बढ़ने लग गई थी और ऐसी स्थिति में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाने लगे जहाँ पर उनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती थी। खेती और पशुचारण की शुरुआत भी इसी दौरान मनुष्य ने की थी, जब हिमयुग का जो अंत हुआ और एक नई शुरुआत हुई थी। इस दौरान उसने पशुचारण यानी पशुपालना उसने शुरू कर दिया था। तो पशुचारण जहाँ घास के मैदान वगैरह होते थे या जहाँ जंगली भूमि होती थी वहाँ पे वो पशु चरा लेता था और खेती करना भी सीख लिया था। जो गेहूँ है, जौ की खेती उसने करना शुरू किया था, ठीक है। खेती के प्रारंभ से एक स्थान पर अधिक समय के लिए रुकना। जब खेती वो प्रारंभ करता था तो जैसे शुरुआती दौर में तो मनुष्य ने जैसे ज़मीनें साफ़ करना, झूम खेती टाइप, ठीक है ना, ज़मीनें साफ़ करना और जहाँ पर उसे जो है उपजाऊ भूमि मिल जाती थी और वहाँ पर वो खेती करता था और उस खेती के लिए वो एक स्थान को चुनता था और वहाँ पे फिर लंबे समय तक रहता था। और फिर जहाँ परिस्थितियाँ धीरे धीरे जब उसके अनुकूल नहीं होती थी या पानी की कमी आ जाती थी या फिर जहाँ पर उपजाऊ जो है उपज धीरे धीरे कम होने लग जाती थी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाते थे और फिर नए स्थान पर फिर से खेती है वो करते थे, ठीक है। स्थायी तौर पर बाद में मनुष्य ने घर बनाना सीख लिया था। अब उसने झोपड़ियाँ बनाना वगैरह सीख लिया था, घरों का निर्माण करना शुरू कर लिया था, बाड़ा बनाना जहाँ वो सुरक्षित तौर पर रह सकता था, चारों तरफ बाउंड्री बनाना। तो इस प्रकार से मनुष्य ने अब घर बना के खेती करना, पशुपालन करना, ये सारी चीज़ें हैं वो सीख ली थी हिमयुग के अंत के बाद, ठीक है। इसके अलावा चाक का आविष्कार हो चुका था और मिट्टी के बर्तनों को उसने बनाना सीखा जो कि उसके भोजन वगैरह बनाने के काम आते थे। और फिर उसने उससे पहले तो अगर हम देखते हैं तो आदिकालीन मानव ने तो पत्थर के औजार बनाए थे, ठीक है, लेकिन बाद में उसने हड्डियों के औजार बनाए, विभिन्न प्रकार के किस्म के लकड़ी के औजार बनाए, धनुष बाण बनाए और तीर कमान बनाए और इसके अलावा भाला बनाए। फिर उसने और जैसे जैसे धातु का आविष्कार हुआ या उसे समझ आई उस आधार पर उसने धातु के औजार उपकरण भी बनाए। तो इस प्रकार से जो हिमयुग का अंत हुआ था आज से 13,000 वर्ष पहले, उस दौरान मानव ने काफ़ी विकास कर लिया था और खेती और पशुपालन के क्षेत्र में उसने काफ़ी इलाकों पर जो है एक तरह से सुरक्षित जीवन है यापन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिमयुग का अंत किस प्रकार से हुआ और उस समय खेती तथा पशुचारण से कौन से अन्य परिवर्तन भी प्रारंभ हुए थे। देखिए परिवर्तन पर हमको ध्यान देना है कि कौन से परिवर्तन प्रारंभ हुए थे, वर्णन कीजिए। तो 13,000 वर्ष पूर्व हिमयुग का अंत हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है डायरेक्टली तो आपको याद रखना है 13,000 वर्ष पूर्व हिमयुग का अंत हुआ और पहले इस दौरान उसने क्या किया, स्थायी घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया, यानी मानव ने स्थायी रूप से रहना सीख लिया एक जगह पर। नई किस्म के औजारों का उपयोग करना शुरू किया जिसमें कि उसने पत्थर के औजार, लकड़ी के औजार, हड्डियों के औजार, धातु औजार वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। मिट्टी के बर्तनों को बनाना जिसमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सकता था। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम आने लगे और खाना भी पकाया जा सकता था, तो उसने मिट्टी के बर्तन भी बनाने शुरू किए। तो इस प्रकार से अब मनुष्य काफ़ी समझदार हो गया था, प्राज्ञ और चिंतनशील मानव था, तो उसने एक तरह से बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से रहना शुरू किया था और मिट्टी के बर्तन वगैरह को काम में लेना शुरू किया। परिवहन के लिए अब उसने पहिए का आविष्कार भी मनुष्य ने कर लिया था। अग्नि का आविष्कार हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य काफ़ी आगे हो चुका था, काफ़ी जो है कह सकते हैं कि उसकी समझ काफ़ी डेवलप हो चुकी थी और काफ़ी सही ढंग से वो रहना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे उसने लोहा, तांबा, रागा जैसी धातुओं से वो परिचित हो गया था। फिर इनके औजार भी बनाए और पहिए के आविष्कार से उसका कार्य है वो काफ़ी आसान हो गया। जिससे पहियों के आविष्कार से उसने जैसे खपट्टों वाली गाड़ियाँ बनाई, फिर बैलगाड़ी, गधा गाड़ी जो भी है, घोड़ा गाड़ी वगैरह उसने बनाई। तो इस प्रकार से जानवरों के माध्यम से और हल का इस्तेमाल करने लग गया। तो ये सारा कुछ है वो उस समय का विकास का दौर था जब हिमयुग का अंत हुआ और मनुष्य ने खेती के साथ साथ अन्य कार्य करने शुरू किए और मनुष्य एक सभ्य मनुष्य की तरह रहना शुरू हो गया था, ठीक है।
फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदिकालीन मानव भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था, उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करता था, वर्णन कीजिए। तो आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके आपको पता ही है, शिकार करना, संग्रहण करना, अपमार्जन, मछली पालन और रसदखोरी। तो जो इकट्ठा करता था उसमें बीज है, गुठलियाँ हैं, बेर है, फल है और कंदमूल। ठीक है, कंदमूल आप समझते हैं, ज़मीनी जो भी जैसे आलू है, शकरकंद है, जो ज़मीनों के अंदर से गाजर है, मूली है, इस प्रकार से उससे जो भी फल वगैरह मिल जाते थे वो बेर आप जानते ही हैं, फल किसी भी प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, और गुठलियाँ और बीज। ठीक है, इसके अलावा चूहे, छछूंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को मनुष्य ने जो शुरुआती दौर में इसी प्रकार से मानव है वो खाकर अपना यापन करता था, जीवन यापन। मछली खाता था, शिकार करके जानवरों को खाता था, संग्रहण करना, इकट्ठा करना, ठीक है ना, जानवरों का शिकार करना या फल, बीज, गुठलियाँ हैं, ये सबको इकट्ठा करके अपने लिए सुरक्षित रखना, फिर शिकार करना। ठीक है, पशु का मार के पशुओं का अपमार्जन, यानी वही मृत पशु जो स्वतः मर जाते थे या फिर जो है अपने प्राकृतिक मौत से मरते थे, उनसे मांस, मज्जा जो है वो खुरच कर खा लेता था, और हड्डियों को भी वो औजार उपकरण बनाने में काम में ले लेता था। और इसके अलावा मछली पकड़ना भी वो उसका मुख्य जो है तरीका था। इस प्रकार से वो विभिन्न प्रकार से भोजन प्राप्त करता था और इस प्रकार से भोजन जुटाता था। ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो आदिकालीन मानव और वर्तमान मानव में क्या समानता है और क्या असमानता है, अच्छा प्रश्न है। अपने विचारों द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आदिकालीन मानव और वर्तमान मानव में क्या फ़र्क है, तो समानताएं अगर देखें तो दोनों में माताओं के अपने बच्चों को दूध पिलाने की ग्रंथियाँ होती थी। तो आज भी मनुष्य अपनी माता से दूध पीता है, या बच्चा है माता की गोद में पलता बढ़ता है, 9 माह गर्भ में रहता है, उसके बाद जो है माता का दूध पीकर ही बच्चा बड़ा होता है। तो आदिकालीन मानव और वर्तमान मानव में ये समानता देखने को मिलती है कि दोनों ही समय में बच्चे हैं अपनी माता के दूध से स्तनपान करते थे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को जन्म से पूर्व अपनी माता के गर्भ में रहना और पलना पड़ता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा दोनों के शिष्यों में पूंछ नहीं होती। आदिकालीन मानव में भी जो हम देखते हैं तो पूंछ नहीं थी मानव की। ठीक है, और वर्तमान में भी पूंछ मनुष्य की नहीं है। दोनों की बच्चों को विकास के लिए काफ़ी समय तक माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी वही बच्चा जब बड़ा होता है तब तक वो माता पिता के साथ में पलता पड़ता है। ठीक है, असमानताएं देखें तो आदि मानव है वो सभ्य नहीं था, आधुनिक मानव काफ़ी सभ्य है। तो वो तो समय की बात है, ठीक है ना, कि समय ही ऐसा था, मनुष्य विकसित हो रहा था, उसे समझ नहीं थी, तो वो सभ्य मानव नहीं था। आज तो वर्तमान मानव है, आधुनिक मानव है, प्राज्ञ और चिंतनशील मानव की पीढ़ी है ये। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य काफ़ी विकसित हो गया है, कई आविष्कार हो चुके हैं, तो मानव सभ्य हो चुका है। फिर है आदि मानव में तकनीकी ज्ञान का अभाव था और वर्तमान मानव तकनीकी ज्ञान की ओर अधिक जागरूक है। तो हर दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो ये चीज़ है, हम जान सकते हैं कि उस समय इतना मानव का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, आदिकालीन मानव के भोजन जुटाने और वर्तमान मानव के भोजन जुटाने में भिन्नता है। खेती पशुपालन आज भी होता है, लेकिन प्राचीन समय का मानव है वो उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। आजकल इतने ज़्यादा तकनीकी चीज़ें हैं हमारे पास कि हम आदि कई प्रकार से भोजन जुटाते हैं, आजीविका के अन्य साधन आज विकसित हो चुके हैं। ठीक है, आदि मानव अधिकतर अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन अस्थायी था क्योंकि निश्चित इलाका नहीं था उनका, कहीं गुफाओं में रह रहा है, कहीं धीरे धीरे झोपड़ियाँ बनाई है, फिर थोड़ा सा एक जगह उसने अपने लिए मकान बनाए, भवन बनाए, तो इस प्रकार से वो जीवन यापन करते थे। आज का मानव है वो स्थायी जगह पर उसके अपने निवास स्थान है, अपना घर है, मकान है, बिल्डिंगें हैं, और इस प्रकार से आधुनिक मानव है वो रहता है। तो ये सारी समानताएं और असमानताएं आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान मानव और आदि मानव में भिन्नताएं थी, समानताएं और असमानताएं। तो साथ में आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में भी आया होगा। साथ में ही आपसे निवेदन है या अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ, और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन तक इसे पहुँचाएँ, और मेरे चैनल को भी जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।